हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे तिलचट्टा के बारे में कि वास्तव में तिलचट्टा होता क्या है और तिलचट्टा का स्ट्रक्चर किस रूप में अपने जीवन यापन को करने के लिए अपना बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण करता है। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था केचुआ के बारे में, तो केचुआ के एक एक स्ट्रक्चर समझा था हम लोगों ने कि कैसे केचुआ की लाइफ जो होती है, लाइफ स्टाइल उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो आज हमें जानना है ठीक उसी प्रकार से तिलचट्टा के बारे में कि तिलचट्टा के अंदर कैसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो उनके पूरे बॉडी को उसके आपके वातावरण के अकॉर्डिंग बैलेंस करने में मदद करता है। अगर बात करेंगे तिलचट्टा को, तो तिलचट्टा का जो आपका वैज्ञानिक नाम है उसका नाम क्या है? पेरी प्लेनेटा। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना किसका नाम है? तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम है। अब ये सोचकर तो आपको लग रहा होगा कि ये कहां मिलेगा मेनली, तो यूएसए में आपका पाया जाने वाला एक कॉमन कीड़ा है, ठीक है, जो आपका किस वर्ग में रहता है? तो ये अर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है? अर्थ्रोपोडा में। और अर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इंसेक्टा के अंदर तिलचट्टा आता है। तो स्टार्टिंग में ये यूएसए में पाया जाता था, लेकिन लगभग अब दुनिया के लगभग सभी देशों में यह पाया जाता है। दुनिया के सभी देशों में ये आपको मिलेगा। ऐसा कोई सा भी देश नहीं है लगभग जिन देश में आपका तिलचट्टा नहीं मिलता है, सभी देशों में पाया जाता है। अगर तिलचट्टा के बारे में बात कीजिएगा तो इसका रंग कैसा होता है? सभी कोई देखा है, इसका हल्का सा भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है। क्लियर? अगर बात कीजिएगा कि ये कितना लंबा होता है, तो जनरली क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। लंबाई ज्यादा लंबा नहीं होता है ना इसमें, यह जनरली 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। और क्या होते हैं कि इनकी चौड़ाई की अगर बात कीजिएगा तो चौड़ाई कितना होता है? लगभग 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा भी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या कि आप देखते होंगे कि उसके सिर पे क्या होते हैं, 2 सिरिंग एंटीना निकला रहता है। दो, देखिए जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इसके ऊपर देखे होंगे कि 2 एंटीना निकला रहता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो 2 इनके पास क्या होते हैं? 2 सिरिंगी होते हैं, यानी कि 2 एंटीना पाया जाता है। 2 एंटीना पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद क्या, इनके पास इनके सिंगी के बगल में 2 आंख पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। आगे के हिस्से में और बात कीजिएगा तो इसके मुंह एक आगे पाया जाता है, जो कि मुंह चपटा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ठीक है। अगर पूरी बॉडी का बात कीजिएगा तो पूरा बॉडी देखने से आपको चपटा लगेगा। कैसा लगता है आपको? पूरा बॉडी अगर ध्यान से देखें तो पूरा बॉडी आपको चपटा लगेगा। और बॉडी के ऊपर क्या होता है कि इनके ऊपर पंख पाए जाते हैं, जो इनको कवर करके रखता है। अर्थात क्या, इनके बॉडी के ऊपर 2 आपको पंख दिखेंगे। आपको 2 क्या हो गए? पंख दिखेंगे। इनका शरीर भी क्या होता है कि टुकड़ों में बटा होता है। इनका शरीर किसमें बटा रहता है? टुकड़ों में बटा रहता है। इनके अगर पूरे बॉडी का बात कीजिएगा, अगर तिलचट्टा के पूरी बॉडी का बात कीजिएगा तो पूरी बॉडी कितने भागों में बटी रहती है? अर्थात कि पूरी शरीर अगर बात करते हैं किसकी? तिलचट्टा की, तो पूरी शरीर 3 भागों में बटी रहती है। कितने भागों में बढ़ती है? 3 भागों में बढ़ जाती है। अब सोच रहे होंगे 3 भाग कौन कौन? तो इनके 3 भाग में पहला भाग तो सिर हो जाता है। पहला भाग क्या होता है? सिर। उसके बाद दूसरे भाग का बात कीजिएगा तो इनका वक्ष हो जाता है, और तीसरे का बात कीजिएगा तो उदर अर्थात कि पेट हो जाता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी अगर बात कीजिएगा तिलचट्टे का तो 3 भागों में विभक्त रहता है। और ये स्ट्रक्चर जो कॉमन स्ट्रक्चर है, इनके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। तिलचट्टा तो सामान्य रूप से सभी के घरों पे दिखाई पड़ते हैं, तो तिलचट्टा से क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना तो देख के भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि उनमें पैर भी पाई जाती है।
उनमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष नलिका पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मैगपिलियन नलिका। क्या कहते हैं? मैगपिलियन नलिका। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो आंत पाया जाएगा, वक्ष पाया जाएगा, ये भी 3 हिस्सों में, उदर भी 3 भागों में बटा रहेगा। और सिर के अंदर तो बात कहिए नहीं, उनके अंदर 2 नेत्र मिलेंगे, आगे की तरफ सींग निकला हुआ होगा, बीच में एक मुंह होगा, मुंह के बीच में भी एक जीभ होगा, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ, बहुत सारे स्ट्रक्चर इनके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनके बॉडी जो होती है, और खास तौर से तो इनकी टांगे होती है। समझिए कि उनके टांग के अंदर 5 प्रकार के आपके पार्ट पाए जाते हैं, 5 टुकड़ों में उनका टांग बटा रहता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है ना, तो उनके अंदर भी फीमर पाई जाती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर टिबिया होती है ना, पैर में, पैर की हड्डी टिबिया, तो उसके अंदर भी टिबिया मिलेगा हमें। ठीक है, टिबिया, कोक्स, फीमर, ये सभी पार्ट्स क्या होते हैं, उनके पैर में भी पाए जाते हैं। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि उतने छोटे जीव के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और उन सभी स्ट्रक्चर को बैलेंस कैसे करता है। तो उनके अंदर बैलेंस करने के लिए भी मस्तिष्क पाया जाता है, उनके अंदर रक्त को बढ़ाने के लिए उनके बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट भी पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटे सी जीव और इतने छोटे से कीट में सारा स्ट्रक्चर, तो सभी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं, और सभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही तिलचट्टा क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इनके अंदर क्या क्या और स्ट्रक्चर और क्या खासियत पाई जाती है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो अब इनके क्या करते हैं, अब इनके एक एक अंग तंत्र के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट की, और पहले हम लोग जानेंगे इसके पाचन तंत्र के बारे में, और पाचन तंत्र से ही स्टार्ट करेंगे तिलचट्टा की कहानी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं कि इसके पाचन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, पहले जानेंगे हम इसके पाचन तंत्र के बारे में, तिलचट्टा के। अब समझिए कि पाचन तंत्र है तो कंफर्म अंग तंत्र है। कोई किसी के अंदर, मैंने बताया था आपको अंग और अंग तंत्र के स्ट्रक्चर में कि पाचन तंत्र मतलब क्या, इसके अंदर अंग तंत्र है। अब अंग तंत्र, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो जान लीजिए। तो अंग तंत्र में आपका मेन पार्ट होता है आहार नाल का, भोजन उसी से जाएगा। मेन पार्ट इसका क्या होता है, आहार नाल पाया जाता है। अब आहार नाल पाया जाएगा, तो आहार नाल का तो अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, क्योंकि आहार नाल तो पूरी फूड पाइप हो गई, भोजन ग्रहण करने से लेकर आपके शरीर से निष्कासन तक की पूरी जो लंबी कहानी होती है, सब तो आहार नाल के अंदर ही पाई जाती है। अब आहार नाल के अंदर जो होता है, मेन रूप से 3 तरह के आंत पाए जाते हैं। एक फ्रंट वाला जिसे हम लोग कहते हैं अग्र आंत, बीच वाला जिसे कहते हैं मध्य आंत, और सबसे लास्ट वाला जिसे कहते हैं हम लोग पश्चात। ठीक है, अग्रांत, मध्यांत और पश्चात। अब अग्रांत की बात कीजिएगा, तो अग्रांत से पहले में देखने को मिलेगा मुख। क्या देखने को मिलेगा, मुख। और मुख के अंदर आपका 3 लेयर, मुख के अंदर कितने लेयर, 3 लेयर। एक ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी ओष्ठ, निचली ओष्ठ, और बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे लैब्रियल कहते हैं। बीच में एक स्ट्रक्चर है आपका। यह क्या होता है, कहां होता है, अग्र आंत के पहले होता है। ठीक है, ऊपरी होठ और निचले होठ, इनका कोई रोल नहीं होता है भोजन को ग्रहण करने में। भोजन को अंदर लेने में सिर्फ रोल किसका होता है, लेब्रियल का। यही भोजन को क्या करता है, भोजन के कण को अंदर लेके आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपरी ओष्ठ और निचली ओष्ठ करता है क्या फिर, तो दरअसल क्या करता है, ऊपरी ओष्ठ और निचली ओष्ठ जो भोजन के कण आएंगे ना, इनको तोड़ने में मदद करेगा, इनको चबाने में मदद करेगा। जैसे हमारे दांत है, तो दांत इसे क्या करता है कि चबाने में मदद करता है। कतरनक है आपका, अग्र चर्वणक है, चवर्णक है, पश्च चवर्णक है, चबाने के लिए आपका अलग है, कतरनक कुतरने के लिए अलग है, केनाइन काटने के लिए अलग अलग है। तो इस रूप में क्या है कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, मुख के अंदर आपके 3 लेयर, आपका ऊपर वाला सबसे ओष्ठ, लैब्रियल और नीचे वाला ओष्ठ। तो अंदर लेने के लिए लिब्रियल, और अंदर जाने का, पचाने का काम, मतलब तोड़ने का काम ऊपरी ओष्ठ और निचली ओष्ठ का हो। क्लियर है?
अगर ये स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे तो आपका भोजन आ गया, अब भोजन मुख में आ गया तो भोजन कहाँ जाएगा, तो ग्रसनी में जाएगा, और ग्रसनी से आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कि इनके अंदर रस, पाचक रस निकलने वाले भी ग्रंथिल कोशिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपको मैंने बताया था ग्रंथिल ऊतक, तो ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं जिनसे पाचक रस निकलता है, और इनके अंदर लाड़ धानी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लाड़ धानी, जिसके अंदर टैलिन और लाड़ आपके इकट्ठा रहते हैं, और ग्रंथिल में क्या रहता है, पाचक रस रहता है। क्लियर है, तो दो प्रकार के ऊतक यहाँ भी देखने को मिलेंगे, ग्रंथिल वाला भी और लाड़धानी वाला भी। ग्रंथिल में पाचक रस और लाड़धानी वाले में आपके लाड़ रहेंगे जिसमें टैलिन वगैरह मिलेगा आपको। क्लियर है, तो ये थे आपके किसके, अग्रात की बात। अब जब ग्रास नली से भोजन आगे की तरफ पहुंचता है तो पहुंचता है मध्य आंत की तरफ, तो मध्य आंत का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन इससे निकलने वाली जो नलिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस नलिका का नाम है मैकपिलियन। ठीक है, क्या नाम है, इसका नाम है मैकपिलियन। नलिका यहां से निकलती है, और यही नलिका क्या करती है, इसको उत्सर्जन में मदद करती है, जो बेकार पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन में मदद करती है। क्लियर, उत्सर्जन में क्या करेगी, मदद करेगी। उसके बाद उत्सर्जन में क्या करेगी, मदद करेगी। उत्सर्जन होगा उसमें क्या करेगी, मैकपिलियन नलिका मदद करेगी। कहां से निकलेगी, मध्य आंत वाले से, और पश्चात वाले से भी दो स्ट्रक्चर निकलेगा, एक तो निकलेगा इलियम, दूसरा कोलन। क्लियर है, तो इस रूप में आपका पश्चात हो गया, मध्य हाथ से मैकपिलियन नलिका, और अग्रभाग में ये सारे स्ट्रक्चर जहां से पाचन की क्रिया शुरू होती है और पाचन मेनली आपका होता है। तो ये क्या हो गया, आहार नाल के स्ट्रक्चर, अर्थात कि पाचन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से इस तरह से पाचन की क्रिया होगी इनके अंदर। क्लियर है, उसके बाद ये अंग तंत्र, अगर पाचन तंत्र क्लियर हो गया तो जानेंगे थोड़ा सा श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र का अगर बात कीजिएगा इसके अंदर, तो श्वसन तंत्र के लिए दो बाहर एंटीना निकला, मैंने बताया था आपको कि एंटीना निकला हुआ है। एंटीना के पास आपको रंध्र देखने को मिलेगा बाहरी रूप में, और ये जो रंध्र अंदर की तरफ जाएगा वो बस श्वसनी से मिलेगा। श्वसनी से जब आगे बढ़ेगा तो श्वास नलिका बनाएगा आपका, श्वास नलिका होगा बॉडी के अंदर जाल। तो इस रूप में क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वास्तव में क्या होता है कि इनके अंदर ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, तब जब अंदर आएगा ऑक्सीजन तो इसे कहा जाता है निश्वसन। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है निश्वसन की क्रिया। और निश्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनहेल। याद रखिएगा, इन से याद रहेगा आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने को कहते हैं निश्वसन। दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, निश्वसन और निश्वसन। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सहेल। क्या कहते हैं, एक्सहेल, यानी बाहर निकलना। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बाहर करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता था, तो हमारे बॉडी के अंदर रक्त पाए जाते हैं, और रक्त क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के सभी हिस्से तक ले जाएंगे, और फिर सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर आपके बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये घटना होती थी, और इन सभी को कंट्रोल करने का काम हार्ट का था। तो इसके बॉडी के अंदर हार्ट कंट्रोल करता है, लेकिन वास्तव में इनकी निश्वसन और आपका निश्वसन और निश्वसन, इन दोनों में कोई मदद नहीं करता है रक्त, क्योंकि रक्त के पास हीमोग्लोबिन ही नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रोल करता कौन है, तो ये रोल करता है ऊतक द्रव। कौन काम करता है इसके लिए, ये सारा कुछ ऑक्सीजन को ले आना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ये किसकी जिम्मेवारी है यहाँ पर, ऊतक द्रव की। ऊतक द्रव की प्रेशर की वजह से, इसके दाब की वजह से ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से बाहर निकलेगा। यानी संपूर्ण क्रिया के अंदर ऊतक द्रव ही काम करेगा। और ऊतक द्रव को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग लसिका। लसिका को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। इस वजह से जो इनके अंदर जो रक्त काम करता है उसे हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं इसे, हीमोलिम्फ। बोलिए, क्लियर है सबको।
तो अर्थात क्या हो गया, उत्तक द्रव के कारण ये बाहर निकलेंगे और अंदर जाएंगे। साइडी क्रिया कौन करेगा, उत्तक द्रव करेगा। और उत्तक द्रव को हम लोग लसिका कहते हैं, इंग्लिश में लिम्फ। और यह लिम्फ जो इसके अंदर काम करेगा, यानी परिसंचरण का, पदार्थों को ले जाने ले आने का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ। क्लियर है आप लोग को? तो ये हो गया हमारे स्वर तंत्र, सॉरी माफ कीजिएगा, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब बात करेंगे श्वसन तंत्र का। अगर क्लियर हो गया तो श्वसन तंत्र के बाद हम अगले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और अगला इसका स्ट्रक्चर है परिसंचरण तंत्र, कि परिसंचरण कैसे करता है। देखिए परिसंचरण तंत्र इसके अंदर कैसे काम करता है, अर्थात तिलचट्टा के अंदर परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में मेन रोल क्या हो गया आपका, कि मेन रोल इसके अंदर हृदय का होता है। हृदय इसके छोटे जो आवरण होता है, जो छोटा खंड होता है, इस छोटे से खंड में पाया जाता है। कौन सा, हृदय। और हृदय बॉडी के अंदर पंप करके, बॉडी के अंदर पंप करके जो आपका रक्त है इसको पहुंचाने का काम करता है चारों तरफ। ठीक है, और इनके रक्त का बात करें तो रक्त के अंदर मुख्य रूप से दो चीजें पाई जाती है। एक तो मिलेगा हमारा प्लाज्मा, जिसे प्लवक कहते हैं हम लोग, और दूसरा मिलेगा आपका रुधिर कणिका, रुधिर कणिका। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि जब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने ले आने में अगर मदद नहीं करता है, तो वास्तव में इनके अंदर रक्त या रुधिर परिसंचरण तंत्र होने का क्या मतलब है, रुधिर तंत्र होने का क्या मतलब है, इनके अंदर रुधिर गुहिका होने का क्या मतलब है। ये काम क्या करेगा भाई, रुधिर गुहा करेगा क्या, जब ऑक्सीजन न लेके जा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, इसमें कोई रोल करेगा ही नहीं, तो आखिर में इसे रखने से फायदा क्या है, उनके अंदर काम क्या करेगा। तो दरअसल क्या होता है कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनको ले जाने के लिए तो काम कर देता है लसिका। कौन काम कर देता है, लसिका। अब बेचारे इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो ब्लड होता है फ्री हो जाता है, रक्त क्या होता है, फ्री होता है। और रक्त जब फ्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में रक्त क्या करेगा, रक्त उसके बॉडी में दूसरा काम करता है, जैसे जल को संचय करना, जल को संचय करना। और क्या कर सकता है भाई, तो इनके अंदर क्या क्या काम करता है कि प्रतिरक्षी शक्ति को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा का काम करता है, प्रतिरक्षा का कार्य। इसके अलावा और क्या करता है भाई, तो इसके अंदर जो रक्त काम करेगा कि, और दूसरा जो काम करेगा, अगर कहीं पे कट गया तो घाव बढ़ने का काम करेगा, घाव को भरने का काम करेगा। अगर किसी भाग में कट गया तो रक्त को थक्का बनने में मदद करेगा, रक्त को थक्का बनने में मदद करेगा। तो इन सभी कार्यों के लिए क्या होते हैं कि परिसंचरण तंत्र का जो ब्लड है, ब्लड इन सभी कार्यों में यूज होता है। जल का संचय करना, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाना, घाव बढ़ना, थक्का बढ़ना, इन सभी कार्यों में क्या करता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर काम करता है। लेकिन आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल किसका हो जाता है, लसिका या फिर हम कहें तो लिम्फ का हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, इनके रक्त जो होंगे प्लाज्मा और रुधिर कणिका के रूप में विभक्त रहेगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बाद बात आती है उत्सर्जन तंत्र की। मिटा देते इसे, आसानी से क्लियर होगा। बात करेंगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र की, अर्थात कि तिलचट्टा के अंदर उत्सर्जन कैसे काम करेगा, उत्सर्जन तंत्र। अब जरा गौर कीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र मतलब इसके अंदर अंग तंत्र है, और इसके अंदर मेन रोल इसका जो करता है वो मैकबिलियन करता है, मैकबिलियन काम करता है। आप जरा सोचिए कि मैकबिलियन दो तरह के काम करता है। एक तो काम करता है कि आपका स्थानांतरण के द्वारा, स्थानांतरण का, और दूसरा काम क्या करता है, अवशोषण का। अब आप सोच रहे हो कि ये दो काम क्या क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं आ रहा कुछ, कि स्थानांतरण का, अवशोषण का। तो दरअसल क्या होता है कि जो चीजें, जो नलिका, जो नलिका या जो नलिका या जो बेकार पदार्थ होंगे, जो बेकार पदार्थ, बेकार पदार्थ क्या होते हैं, दूर स्थित होते हैं, थोड़ा दूरी पर रहेगा, स्थित होता है, तो उसे क्या करते हैं, स्थानांतरण के द्वारा ले आता है शरीर से बाहर करने के लिए। और जो भी भाग नजदीक होता है, जो बेकार या अपशिष्ट पदार्थ नजदीक होगा, अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा,
पास में होगा, पास का मतलब कि नजदीक होगा, नजदीक होगा तो उसे क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ये नलिका है और नजदीक वाले भाग यहाँ पे है, तो क्या करेगा, इसे अवशोषित करके अंदर ले लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है और एक आपका कण सब यहाँ पर है जो बेकार पदार्थ है, तो यहाँ पे अवशोषण के द्वारा तो जाएगा नहीं, तो ये फिर ट्रांसफर होके तब यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? तो इनके अंदर मैकमिलियन काम करेगा, लेकिन किसके लिए, आपका अवशोषण के द्वारा और स्थानांतरण के द्वारा, और जो मटेरियल आएगा उसको क्या करेगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। अब शरीर से बाहर निकालने का मेन बात है कि यह किस रूप में करता है, तो वास्तव में यह निकालता है यूरिक अम्ल। क्या निकालता है, यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल कैसे निकालता है, तो बॉडी के विभिन्न भागों से H2O जल निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और क्या निकलता है आपका, पोटेशियम वाले अवशिष्ट निकलते हैं, पोटेशियम वाले अवशिष्ट निकलते हैं। अब क्या करते हैं कि यह जो नलिका है यह तीनों चारों तरफ से निकल रहा है, तो ये बाहर निकालने के लिए जब ये तीनों को जोड़ता है तो तीनों रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके जो यूरिक अम्ल बनाता है, यह यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। यह नलिका के अंदर ये सब मिल रहा है, जगह जगह पे अलग अलग पदार्थ मिलेंगे, तो उस कंडीशन में यह लास्ट में यूरिक अम्ल बनाएगा, और यह यूरिक अम्ल क्या करेगा, शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए इसे यूरोकोटेलिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जीव को, यूरोकैटेलिक। यूरोकैटेलिक मतलब क्या, जो आपका क्या करेगा, जो आपका यूरिक अम्ल क्या करेगा, अपने अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, यूरोकैटेलिक के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है? तो तिलचट्टा के अंदर क्या होगा, समझ में आ गया आप लोग को कि उत्सर्जन कैसे होगा। तो इसके अंदर उत्सर्जन के लिए स्थानांतरण शोषण के द्वारा होगा। इनमें क्रिया जब उत्सर्जन की होगी स्थानांतरण के द्वारा, तो उसमें अलग अलग जगह से जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। यह आपस में रिएक्शन करके यूरिक अम्ल के फॉर्म में देगा, और ये यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। क्लियर है? इस पूरी कंप्लीट प्रक्रिया जो होती है वह उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। क्लियर है सबको? उत्सर्जन तंत्र क्लियर है? उत्सर्जन तंत्र क्लियर है, तब जानेंगे हम लोग इसके तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र के इसके अंदर भी 3 पार्ट होंगे। हर समझिए कि 3 इसका कॉमन ही है, हर जगह 3 मिलेगा। एक तो इसका सेंट्रल पार्ट, केंद्र वाला पार्ट, उसके बाद सेंट्रल के बाद एक होगा पार्श्विक, जो बगल के हिस्सा के कार्य को देखेगा, और तीसरा जो होगा इसका एक और पार्ट होता है जिसे अनुकंपी कहते हैं। कल ही बताया था आप लोगों को, अनुकंपी होते हैं। अब सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर मस्तिष्क मिलेगा। क्या मिलेगा? मस्तिष्क मिलेगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जो कंट्रोल करेगा। पार्श्विक क्या करेगा, अन्य भागों से सूचनाओं को लाकर किसे देगा, मस्तिष्क को देगा। और अनुकंपी क्या करेगा, बाहरी रूप में क्या करेगा, ज्ञानेंद्रियों से सूचना लेगा। बाहरी रूप से ज्ञानेंद्रियों से सूचना लेगा। बात समझ आ रही है? ये बाहर अनुकंपी सूचना लेगा, पार्श्विक उस सूचना को ले आएगा और मस्तिष्क को देगा। मस्तिष्क क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देगा कि भाई एक्शन के साथ रिएक्शन कौन सा देना है। ठीक है, किस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन देना है, इसका कंट्रोलिंग किसके हाथ में होगा, मस्तिष्क अपने हाथ में लेकर रखा है। क्लियर है? तो तंत्रिका तंत्र के मेनली इसके कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। क्लियर है? अब क्या होता है कि इनके अंदर कुछ ज्ञानेंद्रिया भी पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में होती है ज्ञानेंद्रिया, जो बाहरी की सूचना को लेते हैं। जैसे पहला तो हो गया स्पर्श, पहला आपका स्पर्श सेंसरी। तो स्पर्श सेंसरी का मतलब क्या हो गया, स्पर्श करते ही आपकी क्या करेगा, ये इसके प्रति आपके संवेदना दिखाएगा। दूसरे की अगर बात कीजिएगा तो इनकी सूंड बाहर की तरफ निकली रहती है, सूंड इसकी बाहर की तरफ निकली रहती है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि अंदर अगर मुख के अंदर कोई स्वाद जाता है तो स्वाद के प्रति भी सेंसरी दिखाएगा, यानी कि ज्ञानेंद्रिया काम करेगी। और क्या काम करेगा, इनके पास संयुक्त नेत्र है, संयुक्त नेत्र भी काम करेगा आपका ज्ञानेंद्रिया के रूप में। और एक है घ्राण सेनेंद्रिया। ठीक है, घ्राण सेंसरी,
क्लियर। तो ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट के द्वारा क्या करते हैं, ये अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से अलग अलग इंफॉर्मेशन को, अलग अलग सूचनाओं को बाहर से लेने में इनको मदद मिलती है। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं इनके अंदर जनन तंत्र की। इनके अंदर जनन तंत्र किस रूप में काम करता है और जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जनन तंत्र में क्या क्या मिलेगा। जनन तंत्र का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल, मैंने बताया कि स्ट्रक्चर अलग अलग पाए जाते हैं, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंस होता है और लगभग लगभग वो सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिस तरह के स्ट्रक्चर हम सामान्य जीवों में अंदर या बड़े जीवों के अंदर पाए जाते हैं, उस प्रकार की सारी तरह के स्ट्रक्चर इनके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनन तंत्र की। ठीक है, देखिए तो आप जानेंगे तिलचट्टा की जनन तंत्र। जनन तंत्र अलग अलग रूप में होगा। एक तो आपका पार्ट होगा मेल वाला, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या कौन सा होगा, फीमेल वाला। मेल के अंदर आपको पता है कि वृषण पाया जाता है, इनके अंदर भी वृषण देखने को मिलेगा, चपटा वृषण। इसके अलावा क्या होता है, शुक्रवाहिनी होता है, शुक्रवाहिनी भी मिलेगा आपको यहाँ पर। स्खलन नलिका होती है, स्खलन नलिका पाई जाती है, इनमें भी मिलेगा आपका स्खलन नलिका। समझिए कि इनके अंदर वो सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, मैथुन की सारी क्रिया होगी आपको। फीमेल के अंदर कहिएगा तो अंड कोशिका मिलेगी आपको, अंड कोशिका निकलेगी। उसके बाद जनन क्षेत्र होगा, जैसे उसमें पाया जाता था हम लोग के शरीर में क्या पाया जाता था, आपका फेलोपियन ट्यूब, तो वो जनन क्षेत्र होगा। इसके अलावा क्या होगा, अन्य और भी स्ट्रक्चर, अंडाशय मिलेगा आपको इसके अंदर, अंड कोशिका बन रही है तो अंडाशय भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से सारे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर जो मेल और फीमेल में सामान्य रूप में पाए जाते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर इनके जनन के अंदर भी होते हैं। और निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि इसके अंदर भी शुक्राणु जब प्रवेश करता है इनके अंदर भी क्या होगी कि इनके अंदर मेल और फीमेल के अंदर भी वो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जैसे हम लोग के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, योनि, ये सभी प्रकार के स्ट्रक्चर आपको पाए जाएंगे। इवन समझिए ना कि जितने स्ट्रक्चर आपको पाए जाते हैं मानव के अंदर, लगभग लगभग सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तिलचट्टा के अंदर। ठीक है, इनमें निषेचन की क्रिया क्या होती है कि जो शुक्राणु होगा, जो शुक्राणु होंगे, ये शुक्राणु जाएगा और इनके आपका क्या होगा, जो जनन क्षेत्र वाला पार्ट होगा, उस जनन वाले क्षेत्र में क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा और यह जाकर जनन क्षेत्र में जाके यह बढ़ेगा। जब ये जनन क्षेत्र में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो यह अंडों के रूप में बाहर निकलेगा। उस अंडकोश के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपका 8 जो होंगे वह पेयर के रूप में 8 इनके अंदर अंडाणु होंगे, माने अंडा होंगे, जो क्या करेगा कुछ दिनों तक तो क्या करेगा, तिलचट्टा इसे अपने साथ रखेगा। लेकिन जब कुछ बड़ा हो जाएगा ये, तो उसके बाद क्या करेगा, इसे किसी भी कोई गर्म क्षेत्र देखकर या सुरक्षित क्षेत्र देखकर वहां पे छोड़ देगा और यह अंड मेखला जो है फटेगा और आपका 8 जो अंडाणु होंगे, जो आपका अंडा होंगे, अलग होंगे और उस अंडा से नया जीव निकलेगा। जब नया जीव निकलेगा तो उनके अंदर जनन सभी प्रकृति अवेलेबल नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम इसमें कहते हैं निम्फ। क्या कहते हैं उसे, निम्फ के नाम से जाना जाता है। और फिर निम्फ से धीरे धीरे प्रगति करके एक बड़ी तिलचट्टा का रूप धारण करेगा और उससे फिर नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस रूप में क्रमिक परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, तिलचट्टा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। आशा फ्रेंड्स तिलचट्टा के बारे में संपूर्ण कहानी क्लियर हो गई होगी कि तिलचट्टा का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनके अंदर क्रियाएं कैसे होती है। मिलते हैं अगले क्लास में, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो मेढक के बारे में, मेढक के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि मेढक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।